दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज ढूंढ कर लाया हूँ जिसका नाम है हाईजैक, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इसके मेन कैरेक्टर का नाम है इद्रिस एल्बा, जो अपनी हर मूवी का चयन बड़े ही ध्यान से और सोच समझ कर करते हैं। ये कहानी एक प्लेन हाईजैक पर आधारित है। वीडियो अंत तक देखें और इसके सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वेब सीरीज में आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम सैम नेल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं। फिलहाल ये दुबई एयरपोर्ट पर है और यहाँ से फ्लाइट पकड़ के ये लंदन जाने वाला है। तभी हम एक एलेक नाम के आदमी को देखते हैं। ये अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए लेट हो गया है, इसलिए ये भागा भागा अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा है। जब इसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है तो वो कहता है कि मेरी चेक इन पर बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आपको फ्लाइट में सीधा ही जाने दिया जाएगा। फिर वहाँ खड़ी उनकी एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम रशीदा था, एलेक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर किंगडम 29 नाम के जहाज का समय हो जाने की अनाउंसमेंट होती है। ये है कैप्टन रॉबिन और उसके साथ है उसकी को पायलट एना। ये दोनों ही इस जहाज को उड़ाने वाले थे। एयरपोर्ट पर एलेक्स की और उसके सामान की दोबारा चेकिंग होती है। जहाज में कैप्टन अनाउंस करते हैं कि थोड़ी ही देर में फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होने वाली है, जिसमें हमें 6 आवर्स एंड 54 मिनट का टाइम लगेगा। रास्ते में मौसम एकदम साफ है। जहाज के ज्यादातर पैसेंजर्स आ चुके थे और अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। उनमें से कुछ लोग बूढ़े और कुछ जवान थे। तभी वहाँ पर 3 लड़कियां आकर बैठती है। एक बूढ़ा उनमें से नाओमी नाम की लड़की की सामान रखने में हेल्प करता है। फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी थी, लेकिन सैम बाबू अपनी ही मस्ती में आ रहे थे। फिर सैम के अंदर जाते ही रास्ता बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एलेक आ जाता है। चेकिंग लेडी कहती है, सॉरी आप लेट हैं। एलेक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दे, मेरा सामान पहले ही जहाज में जा चुका है। तभी सैम उस मैडम से रिक्वेस्ट करता है। फिर वो एलेक को अंदर जाने देती है। जहाज में कैप्टन अनाउंस करते हैं कि हमारे अंतिम यात्री आते ही हम अपनी उड़ान भरना शुरू कर देंगे। फिर लास्ट पैसेंजर यानी सैम और एलेक के आते ही गेट बंद कर दिया जाता है। सैम बिजनेस क्लास का पैसेंजर था, इसलिए वो अपनी सीट के पास चला जाता है। उधर एलेक अपना बैग कैबिन बूट में रखता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। सैम अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी लेकर आया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बिगड़े हुए संबंध सुधारना चाहता था। अब सारे पैसेंजर्स आ चुके थे। मौसम बिल्कुल साफ था और जहाज उड़ने के लिए रेडी था। को पायलट कॉकपिट का गेट लॉक कर देती है। अंदर एयर होस्टेस सभी यात्रियों को समझाती है कि आपातकालीन स्थिति में आप सबको क्या करना चाहिए। तभी सैम अपने साथ वाले पैसेंजर को फोन की आवाज कम करने के लिए कहता है। फिर वो अपनी वाइफ को टू लेट का मैसेज करता है, लेकिन उसकी वाइफ तो किसी और के साथ भसड़ मचा रही थी। अब किंगडम 29 फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। अब जहाज अपनी फुल ऊंचाई पर था, इसलिए कैप्टन रिलैक्स हो जाता है और एक कॉफी मंगवाने के लिए कहता है। उधर कैबिन में नाओमी बाथरूम करने के लिए जाती है। जब टॉयलेट में वो हाथ धोने के लिए उठती है, तब उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ मिलता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर वो घबराई हुई टॉयलेट से बाहर आती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स को वो चीज दिखाती है। उसे देखकर उन सब के रंग उड़ जाते हैं। तभी उनके पास वही बूढ़ा आदमी जिसका नाम मार्कस था वो आता है। मार्कस पूछता है, क्या हुआ बेटा? नाओमी उसे वो चीज दिखाती है और पूछती है मुझे क्या करना चाहिए। मार्कस कहता है कि तुम आराम से अपनी सीट पर बैठो, मैं क्रू मेंबर से जाकर इसके बारे में पूछता हूँ। दोस्तों, वो चीज बंदूक की गोली थी, जो कि प्लेन के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, वो भी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के होते हुए। फिर वो बूढ़ा आदमी बंदूक की गोली लेकर क्रू मेंबर के पास जाता है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है, बिजनेस क्लास में मेरा भतीजा बैठा है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो उसे वहाँ पर जाने देती है। वहीं उसके पास वाली सीट पर सैम भी बैठा था। फिर मार्कस स्टुअर्ट नाम के आदमी के पास जाता है और कहता है कि हमारे किसी आदमी ने ये गोली टॉयलेट में गिरा दी है। ये गोली नाओमी नाम की लड़की को मिली है। अब वे सोच रही हैं कि मैं क्रू मेंबर के पास गया हुआ हूँ। स्टुअर्ट कहता है, उन्हें कोई भी बहाना बना दो। पास में बैठा सैम इन दोनों की गंभीर शक्लें ही देख रहा था। मार्कस स्टुअर्ट को कहता है कि अब हमें अपना प्रोग्राम समय से पहले ही शुरू करना होगा। फिर स्टुअर्ट बूढ़े को एक ग्रीन कैप के अंदर छिपाकर गन देता है। बूढ़ा गन छिपाकर कैप को पहन लेता है। सैम को उन दोनों पर शक हो जाता है। फिर मार्कस उन लड़कियों को जाकर बताता है कि उड़ान भरने से पहले प्लेन की सुरक्षा जांच की गई थी। उनमें से ही किसी आदमी की ये गोली बाथरूम में गिर गई होगी, ऐसा मुझे क्रू मेंबर ने कहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मार्कस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उनमें से एक लड़की को ये बात हजम नहीं हुई थी, इसलिए वो क्रू मेंबर को बुलाने के लिए बेल बजाती है। उधर एयरपोर्ट पर रशीदा के पास किसी का फोन आता है और उसे अभी की अभी घर आने के लिए कहा जाता है। फोन पर उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। जहाज में स्टुअर्ट उठकर दूसरे कैबिन की तरफ जाता है और जब थोड़ी देर में वापस आता है तो उसके हाथ में एक वॉश बैग था। सैम ये सब कुछ बड़ी ही गंभीरता से नोट कर रहा था। ये लोग वॉश बैग को एलेक के रखे हुए बैग में से निकाल कर ला रहे थे। उधर आर्थर नाम का फ्लाइट अटेंडेंट
जब उन लड़कियों के पास जाता है तो वे पूछती हैं कि एक बंदूक की गोली का जहाज में आना चिंता की बात कैसे नहीं हो सकती, लेकिन उसे तो किसी भी बात का पता ही नहीं था। उधर बिजनेस क्लास में सैम अपनी सीट से उठता है और फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है। फिर वो उससे वॉश बैग मांगता है। वो कहती है ये बैग उनको मिलता है जिनकी फ्लाइट रात को होती है। फिर सैम वहाँ से इकोनॉमी क्लास की तरफ चला जाता है। वो हर एक यात्री को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन तभी टेररिस्ट उठते हैं और सभी को चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। सैम इकोनॉमी क्लास में ही बैठ जाता है। टेररिस्ट कहते हैं कि अगर सब लोग शांत रहेंगे तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैम उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। प्लेन में टेररिस्ट इंग्लिश और अरबी भाषा का यूज कर रहे थे। तभी वहाँ पर लेविस नाम का टेररिस्ट आता है और सब लोगों को अपने अपने फोन और टैबलेट उसे देने के लिए कहता है। फिर वे सब लोगों से फोन कलेक्ट कर लेते हैं। कॉकपिट में पायलट को भी पता चल गया था कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए को पायलट फ्लाइट अटेंडेंट को कॉल करती है। कॉल को आर्थर रिसीव करता है और बता देता है कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन आप लोग इसका पता लगाइए। सैम के पास वाली सीट पर 2-3 गर्म स्वभाव वाले बूढ़े बैठे थे, लेकिन सैम उन्हें रोकता है कि कुछ भी गड़बड़ मत कर देना वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और सैम से फोन मांगता है। सैम कहता है कि एक्चुअली मेरी सीट बिजनेस क्लास में है और मेरा फोन वहीं पर पड़ा है। तभी जेमी कोलेट नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट के पास लेकर जाती है। सैम के पास बैठे बूढ़े फिर से होशियारी दिखाने की बात करते हैं, लेकिन सैम कहता है कि पागल हो गए हो क्या, अपने साथ दूसरों को भी मरवाओगे। पहले आराम से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वे क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पर फिर से एक टेररिस्ट आता है और कहता है कि किसी के पास भी फोन है तो मुझे दे दो। कॉकपिट के बाहर स्टुअर्ट कोलेट को कहता है कैप्टन को कहो कि गेट खोले। को पायलट मना कर देती है। स्टुअर्ट कहता है कि कैप्टन से बात करो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फिर वो कैप्टन को कहती है कि दरवाजा खोल दीजिए वरना ये मुझे गोली मार देगा। कैप्टन सोच में पड़ जाता है। को पायलट कैप्टन को रोकती है। वैसे तो कैप्टन बड़ा सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ पर वो पिघल गया। वो कॉकपिट का गेट खोलने ही लगता है, लेकिन को पायलट उसे रोक देती है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। कैप्टन कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। लेकिन जब को पायलट नहीं मानती तो कैप्टन पानी वाली बोतल से मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है और उसके बाद वो गेट खोल देता है। फिर कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पर फोन करके कहता है कि मुझे गलतफहमी हुई थी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। ये सब बातें उससे बंदूक के जोर पर जबरदस्ती बुलवाई जा रही थी। दुबई एयरपोर्ट पर बैठे ऑफिसर को दाल में अभी भी कुछ काला लग रहा था। दूसरी तरफ सैम अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को मैसेज कर देता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसके साथ बैठी आंटी घबरा जाती है। फिर स्टुअर्ट कैप्टन को कहकर प्लेन का वाईफाई बंद करवा देता है। उधर रशीदा भी अब अपने घर पहुंच गई थी। वो घर जाकर अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन वे दोनों ही अपने घर पर नहीं थे। उधर प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि प्लेन पूरी तरह से हाईजैक हो गया है। अब आप लोगों का जमीन से पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया है। समझदारी इसी में है कि आप हमें सहयोग दें। आपके जिंदा रहने का एकमात्र यही तरीका है। अगर आप लोगों ने होशियारी की तो इसकी सजा निर्दोष लोगों को भी दी जाएगी। ये फ्लाइट 6 घंटे में लंदन पहुंच जाएगी। उम्मीद है 6 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सैम की वाइफ वो मैसेज पढ़ती है तो उसे सैम की चिंता होने लगती है, लेकिन डेनियल को ये सब झूठ लग रहा था। सैम का बेटा कहता है कि मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। तभी प्लेन के अंदर सैम अपनी सीट से उठता है और कहता है कि मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपनी सीट पर जाकर चुपके से अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और जेमी को दे देता है। स्टुअर्ट पूछता है कि अपनी जान पर खेलकर क्या फोन देने आए हो, लेकिन सैम कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। घर पर डेनियल पूछता है कि सैम आखिर करता क्या है। सैम की वाइफ कहती है कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर ले जाती हैं। डेनियल पूछता है किस लिए। सैम का बेटा कहता है नेगोशिएशन के लिए। प्लेन में सैम स्टुअर्ट को कहता है कि प्लेन में 200 यात्री हैं। उनमें से कुछ यात्री ऐसे हैं जो तुम लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। और इसी के साथ हाईजैक वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टुअर्ट पूछता है तुम कौन हो। सैम कहता है देखो मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से किसी के कारण भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुम्हारा प्लान चौपट हो जाएगा। स्टुअर्ट कहता है तुम्हें मेरे प्लान की बड़ी चिंता है। सैम कहता है मैंने गौर किया है कि तुम प्लेन को कुछ घंटों बाद हाईजैक करने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण तुम्हें प्लान में चेंजिंग करनी पड़ी और प्लान में चेंजिंग हमेशा खतरे का कारण बनती है। फिर स्टुअर्ट जेमी को सैम का पासपोर्ट लाने के लिए कहता है। सैम कहता है अगर पहले घंटे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो अगले 6 घंटे में क्या होगा। उधर इकोनॉमी क्लास में बैठे बूढ़े अपनी होशियारी दिखाने की फिराक में थे। पास में बैठा एलेक उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। इतने में जेमी सैम का पासपोर्ट लेकर आ जाती है। पासपोर्ट देखकर स्टुअर्ट सैम को कहता है मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। सैम कहता है नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहा हूँ।
फिर सैम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सब लोग सैम को गलत समझ रहे थे। इकोनॉमी क्लास में बैठे उन बूढ़ों का खून उबाला मार जाता है, इसलिए वे जेडन नाम के हाईजैकर के ऊपर हमला कर देते हैं। वे दोनों उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। उसकी गन नीचे गिर जाती है। सभी हाईजैकर्स उनकी तरफ लड़ाई छुड़वाने के लिए आते हैं। उनके साथ सैम भी आ जाता है। फिर वो नीचे पड़ी हुई गन उठा लेता है और स्टुअर्ट के ऊपर तान देता है। फिर कुछ सोच के वो गन स्टुअर्ट को दे देता है। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं। वो अपनी एक पुरानी दोस्त जहरा के पास फोन करता है और उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स हस्बैंड दुबई से लंदन आ रहा था। उसका मैसेज आया कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। जहरा कहती है शायद उसने मजाक किया होगा। डैनियल कहता है वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, एक सुलझा हुआ इंसान है। फिर वो उससे फ्लाइट नंबर पूछती है और कहती है मैं कुछ करती हूँ। उधर फ्लाइट में दोनों जोशीले बूढ़ों को बांध दिया जाता है। लेवी सैम को फिर से उसकी सीट पर बिठा देता है। अब तो उसका पड़ोसी भी उसे देखकर विंडो क्लोज कर लेता है। अगले सीन में हम एलिस नाम की लेडी को देखते हैं। ये लंदन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थी। उसको अर्जेंट ऑफिस में बुलाने के लिए फोन आता है। प्लेन में सैम सबके ऊपर नजर रखे हुए था। इस बात को स्टुअर्ट भी नोट करता है। फिर वो एक मैगजीन उठाता है और उसके ऊपर कुछ लिखने लग जाता है और फिर वो एक पर्ची स्टुअर्ट को देता है। स्टुअर्ट वो पर्ची लेकर अकेले में जाकर पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था द पायलट इज ए प्रॉब्लम। अगले सीन में हम देखते हैं अब्दुल्ला नाम का दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने काम से छुट्टी लेकर घर जाता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। तभी उसका दोस्त आके उसे बताता है कि लंदन से फोन आया था। वे किंगडम 29 फ्लाइट के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि हमारे पायलट से बात हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला को अभी भी गड़बड़ लग रही थी। फिर वो अपने साथ काम करने वाले एक ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि हो सकता है कि किसी ने गन पॉइंट पर लेकर पायलट से झूठ बुलवाया हो। उसका साथी कहता है कि उसकी आवाज से वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला कहता है कि ब्रिटिश पीपल डरे भी हो तो भी ऐसे साउंड करते हैं। दे आर सच ए इमोशनलेस पीपल। जहाज में सैम स्टुअर्ट को कहता है कि पायलट हमें कहीं भी ले जा सकता है, इसलिए उसको वहां से उठाओ और जहाज को ऑटो पायलट पर छोड़ दो। फिर वे सैम को वापस उसकी सीट पर बिठा देते हैं। स्टुअर्ट कैप्टन को कहता है कि जहाज को ऑटो पायलट पर डाल दो और उसके बाद किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। फिर लेवी सैम के पास बैठी हुई महिला को इकोनॉमी क्लास में ले जाकर बिठा देता है। फिर वहां पर उन औरतों की चुगलियां शुरू हो जाती है। वो लेडी बताती है कि वहां एक आदमी है जो खुद की जान बचाने के लिए हम सबको धोखा दे रहा है। वो सैम के बारे में बात कर रही थी। फिर सैम देखता है कि उस औरत की सीट पर पायलट को बिठा दिया जाता है। फिर सैम स्टुअर्ट को इशारे में कहता है अब ठीक है। फिर वो अपनी सीट के बाजू में से रिमोट निकालता है और अपने सामने लगी स्क्रीन पर गेम खेलने लगता है। उस गेम में एक फंक्शन था जो हम किसी भी सीट का नंबर डालकर उसके साथ पेयर कर सकते थे। उधर सैम की वाइफ के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि प्लेन के अंदर एक गलतफहमी हुई थी। फिर पायलट ने उसकी पुष्टि कर दी है कि अब सब कुछ सही है। सैम बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जहाज में लेडीज आपस में पटर पटर कर रही थी। तभी मार्कस आकर उन्हें चुप करवा देता है। उधर सैम अपनी गेम के जरिए पायलट को गेम इनविटेशन भेजता है। फिर पायलट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दुबई एयरपोर्ट पर अब्दुल्ला सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाकर सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर वे बारीकी से सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। कैमरे में वे नीला की हरकत पर गौर करते हैं। वो काम के बीच में से ही चली गई थी। अब्दुल्ला पूछता है कि वो कहाँ गई है, पता लगाना पड़ेगा। प्लेन में सैम चैटिंग के जरिए कैप्टन से पूछता है कि क्या जमीन पे इसके बारे में किसी को कुछ पता है। कैप्टन मना कर देता है। फिर जैसे ही स्टुअर्ट आता है कैप्टन रिमोट को छुपा लेता है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला को उसकी फ्रेंड नटालिया का फोन आता है। वो बताती है कि नीला की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो आज जल्दी घर चली गई है। अब्दुल्ला कहता है देखने में तो वो बीमार नहीं लग रही थी। फिर वो नीला का पता लेने के लिए उसके घर की तरफ चला जाता है। जहाज में कैप्टन सैम को बताता है कि इराकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले जब हमारे प्लेन को कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तब वे इराकी मिलिट्री को कांटेक्ट करेंगे। सैम देखता है कि जहाज इराक के ऊपर से जाने ही वाला था। तभी थोड़ी देर बाद कॉकपिट के स्पीकर में से आवाज आती है किंगडम 29 ये बगदाद नियंत्रण है। फिर लेविस और स्टुअर्ट आपस में बात करते हैं कि उनको क्या जवाब दें। यही मैसेज बार बार दोहराया जा रहा था। फिर सैम उठता है और कहता है कि हमें इसका जवाब देना पड़ेगा वरना उनको पता चल जाएगा कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। फिर वे को पायलट एना को लेकर आते हैं। सैम कहता है सुनो, उनकी बात कैप्टन से करवाओ वरना वे जेट भेजेंगे और हमें मार गिराएंगे। जब को पायलट उनसे बात करती है तो वे पूछते हैं क्या हम रीजन जान सकते हैं कि 5 बार पूछने के बाद ही क्यों जवाब दिया गया। वे पूछते हैं क्या आप कैप्टन हैं। एना बंदूक के जोर पर उन्हें हाँ कह देती है। फिर ऑफिसर पूछता है क्या आप कैप्टन रॉबिन हैं। सैम कहता है कैप्टन तो यही चाहता है कि उन्हें शक हो जाए कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। एना कहती है कि कैप्टन बाथरूम में गए हैं।
ऑफिसर पूछता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं ही कैप्टन हूँ, मेरी अभी की अभी कैप्टन रॉबिन से बात करवाओ। फिर सैम जबरदस्ती कैप्टन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उठने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर सैम उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने लेकर आता है। लेविस उसके ऊपर गन तान देता है। फिर कैप्टन अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कैप्टन ऑफिसर को कहता है कि मैं बाथरूम में गया हुआ था। ऑफिसर उससे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं। कैप्टन उसका सही से जवाब देता है। ऑफिसर कहता है थैंक यू कैप्टन, यू आर सेफ। फिर सैम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, अभी भी किसी को पता नहीं चला कि तुमने प्लेन को हाईजैक कर रखा है। फिर वो कैप्टन को वापस बाहर आने के लिए कहते हैं। बाहर आने से पहले कैप्टन फ्लाइट की दिशा थोड़ी सी चेंज कर देता है। लंदन में एलिस, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थी, अपने ऑफिस पहुंच जाती है। फिर उसकी साथी उसे किंगडम 29 के बारे में बताती है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। एलिस पूछती है गड़बड़ हुई थी तो ठीक कैसे हो गई? जिस व्यक्ति ने प्लेन से मैसेज भेजा था उसका कोई और मैसेज क्यों नहीं आया कि सब कुछ ठीक है? उसका साथी कहता है कि किसी कारण से वाईफाई बंद हो गया होगा। एलिस कहती है ओ वाईफाई बंद हो गया, और वो भी इसी फ्लाइट का। फिर वे इराक फोन करके उनके ऊपर से उड़ रही फ्लाइट की स्क्रीन शेयर करने के लिए कहते हैं। जूम करने पर वे देखते हैं कि प्लेन अपने ट्रैक से थोड़ा सा साइड की तरफ उड़ रहा है, और ये सैम और कैप्टन की चाल थी, जिसके कारण बिना किसी को बताए एटीसी को पता चल गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। अब एलिस और उसके साथी समझ जाते हैं कि प्लेन बिना किसी बात के अपने ट्रैक से गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। ये एक सिग्नल है इन लोगों को मैसेज पहुंचाने का। एलिस कहती है कि किंगडम 29 को मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला नीला के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी कार को पार्क करके उसके घर के अंदर जाता है। घर का दरवाजा खुला था और 2 क्लीनर्स घर की सफाई कर रहे थे। वो पूछता है मैं नीला की तलाश कर रहा हूँ। उनमें से एक क्लीनर कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में है। फिर अब्दुल्ला ऊपर जाता है। वैसे आज अब्दुल्ला का जन्मदिन था, सो इसके घर पर सब पार्टी के लिए इसका वेट कर रहे थे और वो अपनी ड्यूटी पर लगा था। जब अब्दुल्ला ऊपर वाले रूम के बाथरूम का गेट खोलता है तो उसे वहाँ पर नीला और उसकी फैमिली की लाशें मिलती है। तभी वहाँ पर क्लीनर आ जाता है और वो अब्दुल्ला का भी भेजा उड़ा देता है। अब्दुल्ला का जन्मदिन उसका मरण दिन बन जाता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी अंत हो जाता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं एलिस जहरा के पास कॉल करती है, जो कि लंदन पुलिस में थी। वो बताती है कि किंगडम 29 फ्लाइट के हाईजैक हो जाने के चांस हमें पहले से ज्यादा लग रहे हैं। जहरा कहती है तो ठीक है, मैं ये बात अपने सीनियर से करूंगी और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे पास दोबारा कॉल करूंगी। उसके बाद जहरा अपने हेडक्वार्टर जाती है। वहाँ वो अपनी एक सीनियर ऑफिसर से मिलती है। फिर जहरा उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि मामला एक प्लेन हाईजैक का है जो कि 5 घंटे में लंदन पहुंचने वाला था। प्लेन में सैम के पीछे वाली सीट पर यूसुफ नाम का एक बूढ़ा बैठा था। वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सानू की अजी चुप करके बैठे रहो। तभी सैम के साथ वाली सीट पर बैठा बंदा, जिसका नाम हुगो था, वो यूसुफ की वाइफ से पूछता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। सैम भी पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा था। पास में बैठी लेडी बताती है कि वो कह रहा था हाईजैकर्स के पास जो गन है वो डुप्लीकेट है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। हुगो कहता है कि ये केवल 5 हैं और हम बहुत सारे, लेकिन सैम कहता है कि सोचो भी मत, इट्स वेरी बैड आइडिया। फिर वे यूसुफ से पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि ये गन नकली है। यूसुफ कहता है कि मैं मिस्र की सेना में 30 साल तक था, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह के लुटेरों का सामना किया है। तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और कहता है कि क्यों नाक में दम कर रखा है। सैम कहता है इन्हें बस अपने पोते पोतियों की याद आ रही थी। फिर लेविस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस कहती है कि किंगडम 29 उत्तरी इराक को छोड़कर तुर्की हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। लगता है इस्तानबुल से फोन करवाना पड़ेगा। प्लेन में यूसुफ बताता है कि इस तरह के किडनैपर्स कभी भी गन में असली गोलियां नहीं रखते, क्योंकि वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हुगो कहता है कि इकोनॉमी में जो गोली चली थी उसके कारण ना तो किसी को चोट लगी और ना ही विमान में छेद हुआ। दरअसल जब जोशीले बूढ़े जेडन पर हमला कर रहे थे तब गन नीचे गिरने के कारण एक गोली चली थी, लेकिन उसके कारण किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर हुगो कहता है कि हमें वो गोली ढूंढनी होगी, मिल गई तो ठीक और ना मिली तो समझो गन नकली है। फिर वो अपनी पॉकेट में से पेन निकालता है। सैम कहता है कुछ भी ऐसा मत करो जिसके कारण किसी को भी परेशानी हो। हुगो चाहता था कि उसके बारे में सैम पता लगाए। सैम कहता है कि या तो खुद करो या चुप करके बैठे रहो। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं तुम्हें किसी विमान का अपहरण करने भेजूं तो क्या तुम वहाँ पर नकली गन लेकर जाओगे? क्या ये सब तुम्हें इतने बेवकूफ लगते हैं? इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करो। लेकिन हुगो को जोश आ जाता है और वो बेल बजा देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ पर आती है तो हुगो कहता है कि मुझे वोमिट आ रही है। फिर जेमी कहती है कि अगर तुम्हें वोमिट ना आई
तो मैं तुम्हें वहीं पर ठोक दूंगी। जाओ और दरवाजा खुला रखना। वोमिट आए तो फ्लश भी मत करना। फिर वो टॉयलेट में जाकर वोमिट करने की आवाजें निकालता है और पेपर के ऊपर लिखता है कि जो गोली चली थी उसे ढूंढो। फिर वो हलक में उंगली डालकर असली में वोमिट कर देता है और वहां से बाहर आकर पेपर को आर्थर की तरफ फेंक देता है। अब पेपर को उठाने में ही सभी की फट रही थी। तभी एक लेडी हिम्मत करती है और उस पेपर को उठा लेती है। इतने में कॉकपिट में से आवाज आती है, किंगडम 29, ये इस्तानबुल नियंत्रण है, क्या आप सुन रहे हैं? ये आवाज सुनने के बाद स्टुअर्ट कैप्टन को लेने जाता है। कैप्टन कॉकपिट में जाकर उनकी बात का जवाब देता है। फिर वे कहते हैं, कैप्टन आपका जहाज निर्धारित रेखा से 5 मील बाहर की तरफ उड़ रहा है। कैप्टन कहता है, हमारे जहाज में थोड़ी सी खराबी आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं जहाज को वापस ट्रैक के ऊपर कर रहा हूँ। अब जहाज ने वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया था। तभी जहाज में एक बूढ़े शेख की तबीयत खराब हो जाती है। उनके भतीजे कहते हैं कि इनकी दवाइयां ऊपर बैग में पड़ी है। अगर हम मुस्लिम लड़के से पूछेंगे तो शायद वो मना नहीं करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो जबरदस्ती उठने की कोशिश करता है, लेकिन जेडन उसे जबरदस्ती बिठा देता है और कहता है कि मेरी बात का विरोध किया तो इसको पीतल की गोलियां खिला दूंगा। लेविस और जेमी कुछ पूछने के लिए स्टुअर्ट के पास जाते हैं और पीछे से एक महिला सभी सीटों के नीचे से बुलेट ढूंढने लगती है। सब लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, मेरा चश्मा नीचे गिर गया है। फिर लेविस उसका चश्मा उठाकर देता है। तभी जेमी चिल्लाकर कहती है कि अब अगर किसी और ने ऐसा नाटक किया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। तभी हुगो सैम को कहता है, देखा उसे वहाँ पर कोई बुलेट नहीं मिली। मैंने पेपर पे लिखा था कि अगर बुलेट ना मिले तो लाइट ऑन कर देना। सैम कहता है, तुम्हारी वजह से अभी किसी की जान जाने वाली थी। तभी सैम मैप में देखता है कि जहाज ने वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया है। उधर हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही थी और ज़ेहरा कहती है कि उड़ान भरते ही 35 मिनट के अंदर पायलट की कॉल आती है। फिर दोबारा 7 मिनट बाद उसकी कॉल आती है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर उसके 3 मिनट बाद एक पैसेंजर मैसेज करके बताता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। फिर उसके बाद इंटरनेट का बंद होना, इराक में जाकर 5 मिनट तक एटीसी वालों की बात का जवाब न देना, ये सब एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी उनके पास एलिस की वीडियो कॉल आती है। वो बताती है कि अब जहाज निर्धारित रेखा से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। ऐसा करके वो हमें संदेश दे रहा है। जहाज में कैप्टन सैम को एक मैसेज भेजता है कि मैंने रास्ता बदल दिया है, लेकिन वो मैसेज स्टुअर्ट पढ़ लेता है और पूछता है कि ये तुम किससे बात कर रहे हो। जब कैप्टन टाल मटोल करता है तो स्टुअर्ट गुस्से में आकर गन से उसके माथे पर हिट करता है। तभी सैम गुस्से में उठता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो पायलट है। जब स्टुअर्ट गुस्से में सैम की तरफ आता है तो सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जेमी वहां पर आकर किसी और को गन पॉइंट कर लेती है। फिर सैम स्टुअर्ट का हाथ छोड़कर सीट पर बैठ जाता है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि अब मैं तुम्हारी खोपड़ी क्रैक करने वाला हूँ, तुम हिलना मत और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। ये बात सुनकर सैम की भी फट रही थी, लेकिन स्टुअर्ट उसे मारता नहीं, बस उसे डराकर एहसास दिलाना चाहता था। फिर हुगो कहता है कि अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें गोली मार देता। अब समझे उनकी गन नकली है, लेकिन सैम कहता है कि शट योर माउथ। अब जहाज में डर का माहौल छाया हुआ था। सब लोग अपने ही दिमाग में सवाल जवाब कर रहे थे कि हो सकता है उनकी गन नकली है और ये भी हो सकता है कि असली हो। जब तक हम उनसे लड़ेंगे नहीं तब तक दिमाग पर प्रेशर बना रहेगा। तभी सैम की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि यूसुफ से पूछो, क्या वो साबित कर सकता है कि ये बंदूकें खाली है या नकली है? यूसुफ कहता है कि बिना चेक किए तो नहीं। तभी उनके पास आर्थर आता है और वो कहता है कि दूसरी तरफ 3 लड़कियां बैठी हैं। उन्हें बाथरूम में एक बंदूक की गोली मिली थी, लेकिन वो हाईजैक होने से पहले की बात है। फिर वो लेविस के वापस आने से पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सैम कहता है अगर हमें बुलेट की शेप का पता चल जाए तो शायद हमारी हेल्प होगी। फिर बूढ़ा अंकल उन्हें 2 तरह की शेप बना कर देता है। आंटी सैम को वो कागज पकड़ाती है और कहती है कि अब हमें तंग मत करना। बुलेट ए असली थी और बुलेट बी नकली। दूसरी तरफ बूढ़े शेख की तबीयत और भी खराब हो रही थी और फिर पैसेंजर्स जेडन को समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उधर डेनियल अपनी दोस्त ज़हरा को कहता है, क्या तुम मुझे विमान में मौजूद सभी यात्रियों के नाम की लिस्ट दे सकती हो? दोस्तों, डेनियल भी पुलिस ऑफिसर था और पहले ज़हरा उसकी पार्टनर हुआ करती थी। डेनियल कहता है, ज़हरा मैं कुछ भी करके तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लेन में स्टुअर्ट वाईफाई ऑन करता है और किसी को वॉइसमेल भेजता है कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। फिर वो जेमी को बताता है कि असल में ऑपरेशन को अब शुरू होना चाहिए था। तभी फ्लाइट अटेंडेंट स्टुअर्ट के पास आकर कहती है कि ये समय भोजन और पानी का है। स्टुअर्ट कहता है कि तुम सिर्फ पानी पिलाओ और कुछ नहीं। हेडक्वार्टर में ज़हरा पता लगा लेती है कि प्लेन में 216 यात्री हैं और उनमें से एक बंदा ऐसा भी है जो अभी 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है। उसके अलावा वहाँ कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर छोटे मोटे केस चल रहे थे। फिर वो फ्लाइट मैनिफेस्टो डेनियल को मेल कर देती है। जहाज में एयर होस्टेस जल सेवा शुरू कर देती है। जब वो सैम के पास आती है तो सैम उसे एक स्लिप देता है। वो स्लिप लेकर आर्थर को पकड़ा देती है और आर्थर वो स्लिप लेकर नाओमी को दे देता है।
जिसे बुलेट मिली थी। आर्थर कहता है कि अगर तुम्हारा जवाब ए है तो कुछ भी मत करना, और अगर तुम्हारा जवाब बी है तो एक बार लाइट ऑन कर देना। फिर नाओमी उस स्लिप को ध्यान से देखती है और लाइट ऑन कर देती है। फिर वो जाकर ये बात सैम को बता देता है। ये जानकर उन दोनों को खुशी होती है कि वो बुलेट नकली थी। दूसरी तरफ डैनियल ज़ेहरा को फोन करता है और उसे बताता है कि स्टुअर्ट का असली नाम जोंटी कॉलिंस है और उनमें से 5 नाम ऐसे हैं जो किसी भी साइट के डेटाबेस से मैच नहीं खाते, लेकिन उनके पासपोर्ट वैलिड हैं। ये लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। फिर ज़ेहरा अपनी टीम को बुलाती है और कहती है कि फाइनली हमें हाईजैकर्स के बारे में पता चल गया है। जहाज में सैम हुगो को बताता है कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। सबसे पीछे की तरफ बूढ़ा है और वो सबसे ज्यादा यात्रियों को संभाल रहा है। हम दोनों को किसी तरह वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी इकोनॉमी क्लास में शेख का भतीजा उठता है और दवाइयाँ निकालने लगता है। फिर जेडन उसे रोकता है और दोनों में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। जब स्टुअर्ट शोर सुनकर इकोनॉमी क्लास की तरफ जाता है तो हिम्मत करके सैम भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर सैम बड़ी ही सूझबूझ से छुप छुप कर आगे बढ़ता है। स्टुअर्ट बैग में से एक छोटा बैग निकालता है और वापस कॉकपिट में जाने लगता है। सैम उस बूढ़े की तरफ जा तो रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वहाँ होने क्या वाला है। सब लोग जेडन की फाइट देखने में व्यस्त थे और सैम चुपके से बूढ़े के पास वाले एरिया में पहुंच जाता है। उधर स्टुअर्ट कॉकपिट में बैठकर अपनी गन में असली बुलेट्स डाल रहा था। तभी जेमी हुगो से पूछती है कि सैम कहाँ है, लेकिन सैम बाबू तो जहाज के सबसे पिछले हिस्से में पहुंच गए थे। फिर सैम वहां से एक ट्रे निकालता है और जोर से मार्कस के मुंह पर दे मारता है। उसकी गन नीचे गिर जाती है। फिर उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो जाती है। अब एक और आदमी अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन मार्कस दोनों पर ही भारी पड़ता है और अपनी गन उठा लेता है। दूसरा आदमी तो वहां से खिसक जाता है। फिर सैम मार्कस को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी गन में नकली गोलियां हैं, दम है तो चलाओ गोली। इतने में वहां पर स्टुअर्ट आ जाता है जो पूरे गुस्से में था और वो सैम को गोली मार देता है। इसी के साथ 3rd एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि जहाज में गोली चलने के कारण सब लोग बेकाबू हो गए थे। फिर स्टुअर्ट आर्थर को बुलाता है और कहता है कि अपनी बदसूरत आवाज में इनको चेतावनी दो कि 10 सेकंड के अंदर सब लोग शांत हो जाएं। फिर आर्थर अनाउंस करता है कि सब लोग चुप हो जाइए, वरना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि स्टुअर्ट ने गोली सैम को नहीं बल्कि किसी पैसेंजर को मारी थी। सैम तो मार्कस के सामने खड़ा था। फिर मार्कस उसे अपने हाथ बांधने के लिए जिप टाई देता है। उसके बाद जेडन डेड बॉडी को टॉयलेट में डाल देता है ताकि बॉडी को देख कर लोग घबराए ना। इतने में कॉकपिट में फिर से अनाउंसमेंट होती है, किंगडम 29, मैं बुकारेस्ट से बोल रही हूँ। इतने में स्टुअर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो पायलट हेडफोन को तोड़ देता है। स्टुअर्ट की इस हरकत के कारण मामला अब और भी ज्यादा गंभीर होने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर में मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें ज़ेहरा विदेशी सचिव को पूरे मामले की जानकारी बताती है और बताती है कि हमें 5 लोगों के बारे में पता चला है, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। विदेश सचिव कहती है कि पता लगाओ ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। उधर जहाज में जेडन को शेख पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि तुम इसे दवाइयां दे सकते हो। फिर लेवी स्टुअर्ट के पास जाता है और कहता है कि तुमने कहा था किसी की जान नहीं जाएगी। स्टुअर्ट कहता है कि लोग बेकाबू हो गए थे, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। फिर स्टुअर्ट देखता है कि लेविस के पेट पर चोट लगी है और वो उसे क्रू मेंबर की हेल्प लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डैनियल ज़ेहरा से मिलने जा रहा था और सैम की वाइफ अपने घर जा रही थी। डैनियल उसे फोन करके कहता है कि मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा। तभी सैम की वाइफ के पास डिलीवरी बॉय की कॉल आती है और वो कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक पार्सल है, क्या आप घर पर हैं? वो कहती है नहीं, मेरा बेटा घर पर होगा, आप उसे दे दीजिए। दोस्तों, डिलीवरी बॉय के फोन में सैम के पासपोर्ट की फोटो थी और ये इनको स्टुअर्ट ने भेजी थी। प्लेन में लेविस फ्लाइट अटेंडेंट डिविया को लेकर जहाज की बैक साइड में जाता है। सैम को भी वहीं पर बांधा गया था। सैम देखता है कि उसके पेट पर चोट लगी है। डिविया पूछती है यहाँ क्या हुआ है? लेविस कहता है किसी को क्या फर्क पड़ता है, तुम बस इसका खून बंद करो। फिर डिविया कुछ बांधने के लिए लेकर जाती है। लेविस सैम से पूछता है क्या प्लेन में डॉक्टर होगा? सैम कहता है पूछना पड़ेगा। तभी शेख का भतीजा अपने भाई को इशारे में बताता है कि मैंने एक के तो पेट में कैंची मार दी थी। फिर वो उस कैंची को छिपा देता है। लेविस का ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था। फिर डिविया अनाउंस करती है अगर कोई डॉक्टर है तो हमें बताओ। वहाँ पर डॉक्टर था तो सही, लेकिन उसकी वाइफ उसे हेल्प करने से मना कर रही थी। सैम लेविस को कहता है कि तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। फिर लेविस कहता है कि टेरी को बुलाओ। सैम कहता है मुझे टेरी दिखाई नहीं दे रहा।
फिर डिविया सैम के हाथ खोल देती है, लेकिन अभी भी उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। फिर सैम लेविस के पेट पर पट्टी बांधने में उसकी हेल्प करता है। लंदन में विदेश सचिव के पास रोमानिया के गृह मंत्री का फोन आता है। वो कहता है कि एक अनरिस्पॉन्सिबल प्लेन हमारी तरफ आ रहा है, हमें सोचकर बताओ कि उसका क्या करना है। प्लेन में लेविस कहता है कि तुम सोचते हो मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। जॉन कहता है मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। अंत में फैमिली ही काम आती है, बाकी सब झूठ है। उधर हेडक्वार्टर में एलेक्स की वीडियो कॉल आती है और वो बताती है कि हमारे प्लेन के पास 2 जेट देखे गए हैं। हो सकता है वे किंगडम 29 को उड़ाना चाहते हैं। उन जेट को देखकर स्टुअर्ट प्लेन की सारी खिड़कियां बंद करवाने के लिए कहता है। जेमी सबको स्ट्रिक्टली खिड़कियां बंद करने के लिए कहती है। जेडन कहता है कोई बाहर नहीं देखेगा। जेट में बैठा पायलट बार बार किंगडम 29 को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर एलिस के पूछने पर स्टुअर्ट बताता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ब्रिटिश प्लेन है। उधर सैम लेविस से मीठी मीठी बातें करके बहुत कुछ उगलवा लेता है। दूसरी तरफ गर्म खून वाले बूढ़े कोलेट को कहते हैं कि ये जेट हमें मारने आए हैं, बचाने के लिए नहीं। अब हमें ही कुछ करना होगा। फिर कोलेट उठती है और एक पैसेंजर की सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो प्लेन की विंडो ओपन कर देती है। जेट का पायलट एक महिला के फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर जैसे ही वहाँ जेडन आता है, वहाँ बैठा बूढ़ा उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर पायलट एक गन को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। इतने में जेडन प्लेन की विंडो को बंद कर देता है और बूढ़े को डांटकर कोलेट को उसकी जगह पर बिठा देता है। फिर जेट का पायलट आगे की कार्रवाई करने की परमिशन मांगता है। तभी रोमानिया से लंदन फोन आता है। आपका प्लेन हमारी राजधानी की तरफ बढ़ रहा है, बताइए क्या करना है। एलिस उनसे थोड़ा समय मांगती है। प्लेन में लेविस सैम से पूछता है क्या मैं मर रहा हूँ। सैम कहता है ऐसा सोचो भी मत, वरना तुम जो सोचोगे तुम्हारी बॉडी वही मानने लगेगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है। अगर वो भी मुश्किल में पड़ता तो मैं यही चाहता कि कोई उसकी हेल्प करे। फिर सैम भी डॉक्टर के लिए आवाज लगाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं उठता। दूसरी तरफ पायलट समय के अनुसार अंदाजा लगाता है कि हमारा प्लेन इस समय रोमानिया के आसपास होना चाहिए। फिर वो जेमी को कहता है कि मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है। फिर कैप्टन स्टुअर्ट को कहता है कि हमारा प्लेन सीधा बुकारेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमने उनसे बात नहीं की तो वे हमारे ऊपर अपने जेट से कार्रवाई करेंगे। लंदन में विदेश सचिव रोमानिया फोन करके कहती है प्लीज हमारे प्लेन को जाने दें। वे कहते हैं अभी तक आपने कोई ऐसा सॉलिड रीजन नहीं दिया जिससे हमें लगे कि प्लेन को आगे जाने देना चाहिए। तभी वहाँ एक आदमी आता है और विदेश सचिव को बताता है कि हमने प्रधानमंत्री को इसके बारे में सूचना दे दी है। प्लेन में स्टुअर्ट कैप्टन को कहता है कि उन्हें कहो हम लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम लंदन जा रहे हैं। जब कैप्टन उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज आगे नहीं जाती क्योंकि पायलट हेडफोन खराब हो चुके थे। प्लेन की बैक साइड लेविस सैम को कहता है मैं यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहाँ पर मार्कस आ जाता है और कहता है कि चुप रहो। फिर सैम मार्कस को कहता है कि तुम जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आओ। फिर सैम उसे कहता है कि तुम बातें करते रहो, कुछ भी बोलो, अपने मोम डैड गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। एलिस कहता है कि मेरा मोम के अलावा कोई नहीं है, मेरे फोन में उनकी तस्वीर है। फिर सैम तस्वीर के साथ साथ ये भी देख लेता है कि फोन में वाईफाई ऑन है। उधर मार्कस पैसेंजर्स के पास जाकर दर्द कम करने वाली दवाइयां पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास भी कोई दवाई नहीं थी। उधर सैम लेविस के फोन से अपनी वाइफ को एक वॉइसमेल भेजता है जिसमें वो लेविस से उसकी मोम का नंबर बोलकर पूछता है क्या यही है तुम्हारी मोम का नंबर। ये कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और एलिस की मोम का नंबर मिलाकर उसे दे देता है। एलिस कहता है कि मोम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं आपसे मिल ना पाऊँ। हो सकता है मेरी आपसे आखिरी बार बात हो रही है क्योंकि मुझे गंभीर चोट लगी है। बस आप एक बात का ध्यान रखना, आपका बेटा हमेशा से ही बुरा नहीं था। फिर लेविस की तबीयत खराब हो जाती है। लंदन में सैम की वाइफ एक बस पकड़कर अपने घर जा रही थी और तभी वो सैम का भेजा हुआ वॉइसमेल सुनती है। फिर वो डेनियल को फोन करती है और बताती है कि मुझे किसी और नंबर से सैम का मैसेज मिला है, उसमें उसने कुछ नामों और एक नंबर का जिक्र किया है। डेनियल कहता है तुम मुझे अभी की अभी वो मैसेज भेजो, विमान से हमारा इकलौता यही संपर्क है। सैम वहाँ से हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। प्लेन में सैम आवाज लगाता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज बताइए, हमें हेल्प की जरूरत है। तभी प्लेन में बैठा हुआ डॉक्टर अपने दिल की पुकार सुन लेता है और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जेट भी कार्रवाई करने के लिए किसी आदेश के इंतजार में थे। फिर उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कार्रवाई करनी थी। उधर डॉक्टर लेविस को देखकर कहता है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें इसकी छाती में छेद करना होगा। उनके पास छेद करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सैम प्लेन के आगे वाले हिस्से में कॉल करता है और कहता है कि मेरे पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा है, उसके पास पेन है, जल्दी लेकर आओ। फिर सैमी बूढ़े से पेन छीनकर पीछे की तरफ आती है। उधर डेनियल उस फोन नंबर से डिटेल निकलवाता है और कहता है कि अब हमें सबूत मिल गया है कि ये हमारी समस्या है, रोमानिया की नहीं। जेट अब 2 मिनट बाद कार्रवाई करने वाले थे। फिर डेनियल कहता है कि हमें उन्हें ये बताना होगा कि ये सभी अपहरणकर्ता ब्रिटिश हैं और लंदन आ रहे हैं।
विदेश सचिव रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन रोमानिया से ऑफिसर कहता है कि 60 सेकंड तक अगर हमें कोई ठोस कारण ना मिला तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। इतने में जहरा वहाँ पर प्रिंट आउट लेकर आती है। फिर डायरस कहती है कि हमें ठोस सबूत मिल गया है, आप लोग टारगेट नहीं है। फिर जेट पायलट को मिशन रद्द करने का ऑर्डर मिलता है। तभी जेट वापस अपने स्पेस पर चले जाते हैं। उधर डॉक्टर पेन से लेविस की छाती में छेद करने से डर रहा था, लेकिन सैम वो पेन छीनकर लेविस की छाती में दे मारता है। अब लेविस की सांसें दोबारा चलने लगी थी। उधर जेट को वापस जाता देखकर हेडक्वार्टर में भी सभी खुश थे। प्लेन में भी सब लोग चैन की सांस लेते हैं। फिर सब लोग जेडन के रोकते हुए भी अपनी अपनी विंडो को ओपन कर लेते हैं। जेमी लेविस का फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर देती है। सैम कहता है कि ये आखिरी समय में अपनी मॉम से बात करना चाहता था। उधर सैम की वाइफ जब अपने घर पहुंचती है तो अंदर जाकर पाती है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है। वो अपने बेटे को सब जगह ढूंढती है, लेकिन लगता है कि सैम का बेटा भी किडनैप हो गया है। अब 4th एपिसोड के एंड में हमें होम मिनिस्टर दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और एक लेटर देकर कहता है कि हम जल्दी ही फोन पर बात करेंगे। फिर मिनिस्टर वहां से चला जाता है और कार में बैठकर जब वो पैकेट को ओपन करता है तो उसमें एक लेटर थी जिसमें प्लेन को सुरक्षित छोड़ देने के लिए डिमांड लिखी हुई थी। फिर मिनिस्टर वापस उसी आदमी के पास फोन मिलाने के लिए कहता है और यहीं पर 4th एपिसोड एंड हो जाता है। 5th एपिसोड के शुरू में हम स्टुअर्ट को प्लेन के बैक साइड एरिया में जाते हुए देखते हैं। जब वहां जाकर वो लेविस को देखता है तो पूछता है इसका ये हाल किसने किया। ऑर्थर कहता है कि हमने तो सिर्फ इसकी हेल्प की थी, ये मरने वाला था। फिर लेविस कहता है कि मैंने माँ को फोन किया। स्टुअर्ट डॉक्टर को छोड़कर बाकी सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। मार्कस सैम को उसकी सीट पर छोड़कर आता है। अपनी सीट पर जाकर सैम सामने पड़ी मैगजीन और एक कलर की डिब्बी उठाता है। फिर उसमें से वो ग्रीन और रेड कलर निकालकर एक देश का झंडा बनाता है और हुगो से पूछता है ये कौन से देश का झंडा है। पास बैठी लेडी कहती है कि हंगरी। फिर सैम कहता है कि शायद मैं इस मामले को खत्म कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं विदेश सचिव के पास होम सेक्रेटरी का फोन आता है और वो पूछता है कि इस समय तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि कॉलिंगवुड हाउस में हूँ। फिर होम सेक्रेटरी कहता है मैं 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर डारियस वहाँ पर मीटिंग बुलाती है और कहती है कि होम सेक्रेटरी आ रहे हैं। जहरा डेनियल को लेविस की मॉम के घर का एड्रेस पता करके वहाँ पर जाने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर होम सेक्रेटरी आ जाते हैं। वो उस लेटर को पढ़कर सुनाते हैं। आप लोगों ने 7 जनवरी को एडगर जॉनसन और जॉन बेली ब्राउन को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और बदले में हमने किंगडम 29 को हाईजैक कर लिया है। अब जितना समय उसे लंदन पहुंचने में लगेगा, आपके पास उतना ही समय है हमारे दोनों साथियों को छोड़ने का। इसलिए आदेशों का पालन करें। आपकी विफलता 216 लोगों की जान ले सकती है। फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि अब करो जो करना है। प्लेन में सैम हुगो को कहता है लेविस ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने माँ को फोन किया है। क्या उन दोनों की माँ सेम है? वरना उसे ऐसा कहना चाहिए था कि मैंने मेरी माँ को फोन किया है। हुगो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। तभी कैप्टन कहता है कि अभी हम रोमानिया में हैं, अगर कुछ करना है तो अभी करो। फिर सैम हिम्मत जुटाता है और स्टुअर्ट के पास जाकर कहता है कि आपका भाई मरने वाला है। स्टुअर्ट कहता है कि तुमको किसने कहा कि वो मेरा भाई है? सैम कहता है कि उसी ने बताया था। अब उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा है। स्टुअर्ट कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है उसकी हालत स्थिर है। सैम कहता है कि डॉक्टर आपसे डरता है, इसलिए उसने वो कहा जो तुम सुनना चाहते हो। डॉक्टर ने ही मुझे कहा था कि 1 घंटे से कम का समय बचा है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो मैं इस लड़की को ठोक दूंगा। फिर जैसे ही वो बैक एरिया में जाने लगता है तो सैम वहाँ पर बैठी डिविया को कहता है कि जल्दी से फोन करके डॉक्टर को कहो कि स्टुअर्ट को 1 घंटे से कम समय बोलना है, वरना वो आते ही तुम्हें मार देगा। डिविया डॉक्टर को फोन करके सब कुछ समझा देती है। जब स्टुअर्ट डॉक्टर से पूछता है कि इसके पास कितना समय है तो डॉक्टर कहता है 1 घंटे से भी कम समय बचा है। उधर कॉलिंगवुड हाउस में जो मीटिंग चल रही थी उसमें होम सेक्रेटरी कहता है कि हमें कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है। फिर होम सेक्रेटरी कहता है कि हमें उनकी डिमांड की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उधर दुबई में क्लीनर्स नीला के घर की सफाई करके जब वापस लौट रहे थे तब सामने वाले घर की लेडी खड़ी होकर उन्हें ध्यान से देख रही थी। शायद उसे शक हो गया था। उधर सैम का बेटा भी घर वापस आ गया था। अगर ये किडनैप नहीं हुआ है तो क्या इसकी माँ किडनैप हो गई है? ये तो हमें आगे देखकर पता चलेगा। प्लेन में स्टुअर्ट जेमी को कहता है कि हमें विमान को नीचे उतारना होगा, मेरा भाई मर रहा है। जेमी कहती है ऐसा करने से बहुत सी चीजें गलत हो जाएगी, वे चीजें भी जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि अगर मेरा भाई मर गया तो क्या ये अच्छा होगा? फिर वे दोनों कैप्टन से बात करने जाते हैं। कैप्टन कहता है कि पहले मुझे स्क्रीन ऑन करके देखना होगा कि कौन सा एयरपोर्ट हमारे नजदीक है और हमें एंटर करने देगा। फिर हमें उनको मनाना होगा क्योंकि कोई भी देश ऐसे प्लेन को अपनी सीमा में उतरने की परमिशन नहीं देता है। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो सैम चुपके से को पायलट एना के पास जाता
आता है और उसे कहता है कि अगला देश हंगरी होने वाला है, क्या तुम्हें हंगरी लैंग्वेज आती है? वो कहती है हाँ, लेकिन वे इंग्लिश में बात करते हैं। जॉन कहता है इंग्लिश तो हाईजैकर्स को भी आती है, हमें उन्हें कॉन्वेंस करना है ताकि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। उधर डॉक्टर लेविस से लगातार बातें करने की कोशिश कर रहा था। फिर लेविस कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उधर सैम एना को लेकर कॉकपिट में जाता है। फिर वे उसे समझाते हैं कि तुम्हें उन्हें सही तरीके से कॉन्वेंस करना है क्योंकि उनकी इंग्लिश ठीक ठाक सी ही होती है। ये सारी प्लानिंग सैम और कैप्टन पहले ही कर चुके थे। फिर स्टुअर्ट कहता है कि हमारा प्लेन नीचे उतरने से पहले हमें वहाँ पर डॉक्टर खड़े मिलने चाहिए और डॉक्टर सहायता प्राप्त होने के बाद हम तुरंत वहाँ से उड़ान भर लेंगे। फिर एना कहती है कि मैं ये सब अकेली संभाल लूंगी, लेकिन कैप्टन मेरे आसपास भी फड़कना नहीं चाहिए। अगले सीन में हमें उन दोनों की तस्वीर दिखाई जाती है जिनको छुड़वाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया गया था। ये दुनिया के सभी बुरे काम करते थे। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था जो पूरे यूरोप को संभालता था। फिर वे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करते हैं ताकि पता लगा सके कि वो आदमी कौन था जो होम सेक्रेटरी के हाथ में लेटर थमा गया। जहाज में एना पायलट की सीट पर बैठती है तो वो खुद का हेडफोन मांगती है। फिर वो बुडापेस्ट एटीसी में हंगरी लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हमारे साथ प्लेन में एक घटना घटी है जिसके लिए हमें आप लोगों की सहायता की जरूरत है। वे पूछते हैं किस तरह की सहायता। एना कहती है कि मेडिकल सहायता। हम चाहते हैं कि रनवे पर हमें डॉक्टर टीम मिले, वो भी एम्बुलेंस के साथ। आप मेरे इशारे को समझें, अपहरण अभी भी जारी है। अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं। वो लेविस की मोम के घर के बाहर पहुंच गया था। फिर वो अपने साथी को फोन करके कहता है कि हम घर में जाने से पहले पता लगाएंगे कि घर के अंदर कोई और है या नहीं। प्लेन में जेडन मार्कस को कहता है कि ये लोग पता नहीं कॉकपिट में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एना बताती है कि हमारे प्लेन में 200 से भी ज्यादा यात्री हैं, कृपया हमारी मदद करें। जेमी कहती है इंग्लिश में बात करो। फिर एना कहती है कि हम धीरे धीरे उतरना शुरू कर रहे हैं। तभी बुडापेस्ट एटीसी में हलचल मच जाती है। वे अपनी सैनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर सभी पैसेंजर्स फील करते हैं कि जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। डॉक्टर लेविस को कहता है कि हम आपकी सहायता के लिए नीचे उतर रहे हैं, लेकिन लेविस मना कर देता है। उधर डेनियल लेविस की मोम के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या जानती हो, तुम्हारे बच्चे किस संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। डेनियल कहता है या तो आप हमें बता दो या हम आपको आतंकवाद अधिनियम की धारा 41 के तहत हिरासत में ले लेंगे। हम निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एलिस कोलिंगवुड हाउस में फोन करके बताती है कि जहाज को नीचे उतारा जा रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। दूसरी तरफ दुबई में मोहल्ले वालों ने दुबई पुलिस को बुला लिया था। सामने वाली महिला बताती है कि हमने उनके दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब एक पुलिस वाला ऊपर रूम में जाकर उसका बाथरूम चेक करता है तो उन्हें वहाँ पर लाशें मिल जाती है। उधर जहाज धीरे धीरे नीचे आ रहा था। एयरपोर्ट पर स्पेशल फोर्स भी तैनात कर दी गई थी। अब जहाज को नीचे उतारने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन वे सब बड़े ही चौकन्ने थे क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था। तभी कॉकपिट में मार्कस आता है। वो स्टुअर्ट को कहता है कि हमें एक काम दिया जाता है पूरा करने के लिए, चाहे किसी की भी जान जाए, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि हम ये काम भी पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ लेविस की मोम बताती है कि मेरे हस्बैंड ने 20 साल तक उन लोगों के साथ काम किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मेरे ही हस्बैंड को मरवा दिया। उनके लिए सब लोग एक बराबर हैं। उधर अचानक लैंडिंग के कारण मार्कस की फटी पड़ी थी। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि उन्हें कहो कि ये ठीक हो जाएगा, लैंडिंग की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर सैम आ जाता है। मार्कस कहता है कि उन्हें नीचे उतरने से रोको, वरना वे मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। हमने तुम्हारे पासपोर्ट की फोटो उन्हें भेज दी है। सैम कहता है कि मेरी फैमिली क्यों? मार्कस कहता है कि जो चालाकी दिखाता है हम उसके साथ हमेशा ऐसा ही करते हैं। उन्होंने इसके बाप को भी मरवा दिया क्योंकि वो भी चालाकी कर रहा था। फिर सैम पूछता है कि आपको कैसे पता कि उन्होंने ही मरवाया है? मार्कस कहता है कि उन्होंने मुझे ही इसके बाप को मारने के लिए भेजा था। अगर मैं ये काम नहीं करता तो वे इसके बाप के साथ मुझे भी मरवा देते। अब तुम्हारी फैमिली भी खतरे में है मिस्टर सैम नेल्सन। नीचे अम्मा कहती है कि अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर आए थे तो वे मुझे भी मरवा देंगे। तभी डेनियल के साथ जो लेडी ऑफिसर थी उसके पास जहरा का फोन आता है। वो कहती है कि अगर माता को कुछ भी पता है तो उसे उस घर से निकालो। फिर जब वो अंदर जाती है तो डेनियल से पूछती है कि माता कहाँ है। वो कहता है कि टिश्यू लेने गई थी, लेकिन माता तो पिछले गेट से रफू चक्कर हो गई थी। उधर जहाज पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें, प्लेन थोड़ी देर के लिए नीचे उतरेगा, ये मेडिकल स्टॉप होने वाला है। लेकिन मरता हुआ लेविस कहता है कि प्लीज लैंडिंग करने से रोको। उधर माता उन लोगों के हाथ नहीं आ रही थी। फिर वो जानबूझकर एक ट्रक के आगे जाकर अपनी जान दे देती है। जहाज में सैम स्टुअर्ट को कहता है प्लेन की लैंडिंग को रोको। स्टुअर्ट कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था मेरे भाई की जान बचाने के लिए। सैम कहता है लेकिन अभी तो वो ही मना कर रहा है।
अगर विश्वास नहीं आता तो जाकर पूछ लो। लेकिन जब वे वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि लेविस ने अपनी छाती से पेन निकाल लिया था और उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कारण प्लान में चेंजिंग आए और उसका भाई और उसकी मॉम की जान खतरे में आ जाए। उसकी मौत पर सब लोग उदास हो जाते हैं। फिर सैम आगे वाले हिस्से में फोन करके कहता है कि लैंडिंग को रोको। फिर डिविया जाकर को पायलट को लैंडिंग रोकने का इशारा करती है। अब डॉक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। एलिस अपनी टीम को बताती है कि किंगडम 29 6000 फीट तक की ऊंचाई तक उतरा, लेकिन उसके बाद वापस उड़ान भर ली और उसके बाद वे अब तक किसी भी प्रक्रिया का जवाब नहीं दे रहे। फिर डैरियस पीएम को सारी जानकारी देती है। तभी वहां पर एक महिला कर्मचारी आकर उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहती है और बताती है कि जिस महिला ने दुबई में उन यात्रियों की चेकिंग की थी वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मृत पाई गई है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले उसकी फैमिली को बंदी बनाया गया ताकि वो अपहरणकर्ताओं को विमान में जाने दे। उसके बाद अब्दुल्ला नाम का ऑफिसर जब उसकी तलाश में गया तो वो भी उनके घर में मृत पाया गया। डैरियस कहती है, सर अब आपको उनकी धमकी पर विचार करना चाहिए। 5th पार्ट के एंड में हम देखते हैं 2 क्लीनर्स अब सैम नेल्सन के घर पहुंच गए थे। घर पर सैम का बेटा अकेला था। अब लगता है कि अगला नंबर सैम की फैमिली का है। अब वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करेगा ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पिछले पार्ट में सैम का बेटा बेड के नीचे छिप जाता है, लेकिन अब वो वहां पर नहीं था। क्लीनर्स सभी रूम चेक करते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं एडगर जॉनसन और जॉन बेली ब्राउन दोनों को जेल से रिहा करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लेन के लंदन पहुंचने में थोड़ा ही समय बचा था। उनको जिस कार में पकड़ा गया था उसी कार में वापस रवाना कर दिया जाता है। उनकी कार में ट्रैकर लगा हुआ था, इसीलिए सब लोग उसकी कार को ट्रैक कर रहे थे। ऑफिसर डैनियल भी उस कार का पीछा कर रहा था। उसके साथ 2 और कारें थी। फिर जहरा कहती है कि हमें सभी बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर खबर कर देनी चाहिए कि ये वहां पर आए तो फौरन बताएं। अगर ये प्राइवेट प्लेन में जाते हैं तो हमारे भी हेलीकॉप्टर तैयार हैं। तभी एडगर एक पुल के ऊपर अपनी कार रोक लेता है और उतर कर डैनियल के पास जाने लगता है। फिर वो अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है। वो डैनियल से उसका नाम पूछता है। फिर अपना फोन उसकी कार के बोनेट के ऊपर रखकर ये कहकर चला जाता है कि फोन तुम्हारे लिए है। जब डैनियल वो फोन उठाता है तो एडगर कहता है कि मैंने जेल में तुम्हारे साथियों को चेतावनी दी थी, मेरा पीछा करोगे तो लोग मरने लगेंगे। आप लोगों ने अभी अभी एक समझौता तोड़ा है। प्लेन में मार्कस लेविस की बॉडी को एक कैबिन में डाल देता है। अपने भाई के चले जाने के कारण स्टुअर्ट भी सुन हो गया था। उधर हुगो सैम से पूछता है उनमें से एक आदमी चला गया है क्या, लेकिन सैम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी स्टुअर्ट के फोन पर एक मैसेज आता है। फिर वो इशारा करके जेमी को बुलाता है और उसे एडगर का मैसेज दिखाता है। सैम को उनके ऊपर शक होता है। फिर जब सैम उठकर कॉकपिट में देखने जाता है तो स्टुअर्ट ने डिविया को पकड़ा हुआ था। सैम पूछता है ये क्या हो रहा है। स्टुअर्ट कहता है हमें एक पैसेंजर को मारकर उसकी फोटो भेजनी है। सैम कहता है तुम ये काम पहले ही कर चुके हो, फिर किसी और की जान क्यों लेनी। तुमने जिस औरत को गोली मारी थी उसकी फोटो खींचो और भेज दो वहां पर। ये आइडिया स्टुअर्ट को पसंद आता है। फिर जेमी सैम को ही मरी हुई लेडी के पास लेकर जाती है और कहती है कि उसकी बॉडी को सीधा करो क्योंकि तुमने ही हमें ये आइडिया दिया था। फिर वो को पायलट एना को उसकी फोटो खींचने के लिए कहती है। एना भी 7-8 फोटो खींच लेती है। उधर कॉलिंगवुड हाउस में अभी भी सब लोग उनकी कार को ट्रैक कर रहे थे। अब डैनियल की कार उनसे काफी दूर थी। तभी डैनियल के पास एडगर का फोन आता है। एडगर कहता है कि डैनियल मैंने कहा था मेरा पीछा मत करो। डैनियल कहता है नहीं, जब आपने हमें रोका तो हम वहीं पर रुक गए। फिर एडगर कहता है कि तुम्हारा फोन क्या हवा में उड़कर मेरा पीछा कर रहा है, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तभी एडगर डैनियल के फोन में एक फोटो भेजता है। उसे देखकर डैनियल अपनी कार को रोकने के लिए कहता है। फिर वो वही फोटो जहरा के पास भेजता है। फिर वो फोटो जैसे ही सब लोग देखते हैं उनको सांप सूंघ जाता है। दूसरी तरफ क्लीनर्स अभी भी सैम के घर पर थे और उसका कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सैम का बेटा चुपके से उनकी बातें सुनता है। वे कह रहे थे कि सैम ही प्लेन में ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, इसलिए हम बॉस को झूठ बोल देते हैं कि हमने उसकी फैमिली को बंदी बना लिया है। प्लेन में सैम अपने साथियों को बताता है कि उन्हें एक डेड बॉडी की फोटो भेजनी थी। प्लेन में पहले से ही बॉडी मौजूद थी तो काम चल गया। अगर दोबारा उन्होंने किसी को मारने को कहा तो मामला मुश्किल में आ जाएगा। फिर हगो कहता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम उनसे झगड़ा करेंगे। सैम को ये आइडिया ठीक लगता है। अब वो प्लेन को खुद के कब्जे में लेना चाहता था। फिर वो हगो को अपनी जेब से कैंची निकालकर अपनी जिप टाई काटने को कहता है। ये कैंची वो मेडिकल किट में से चुरा कर लाया था। इतने में वहां पर स्टुअर्ट आ जाता है। वो पूछता है कोई तकलीफ है। सैम कहता है नहीं।
फिर वो आगे चला जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम फेलिक्स था। तभी उसके पास एक डेवलिन नाम के आदमी का फोन आता है और उसे होलबर्न ट्यूब के पीछे एक बार में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जब फेनिक्स उस बार में पहुंचता है तब डेवलिन उसे 2 कंपनियां बताता है और कहता है कि इन दोनों कंपनियों में अगले 1 घंटे के अंदर भारी गिरावट आनी चाहिए। उनका नाम है किंगडम एयरलाइंस और मैकमिनल डायल। ये एक बीमा कंपनी है जो किंगडम को अंडरराइट करती है। किंगडम 29 नाम का जहाज हाईजैक हो गया है। ये बात सरकार ने मीडिया से छुपा कर रखी हुई है। तुम इनके शेयर प्राइस गिराओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर फेलिक्स के जाने के बाद डेवलिन किसी को फोन करता है और बताता है कि काम हो गया। विमान में सैम अपने पास बैठी लेडी को जूस पीते हुए देखता है। फिर वो उसके ऊपर निशान लगाता है और सभी को आगे ड्रॉप करने के लिए कहता है। फिर यूसुफ की वाइफ टॉयलेट जाने के बहाने उसे आर्थर को दे देती है। उसके ऊपर लिखा था गेट रेडी टू शेक थिंग्स अप। दूसरी तरफ वे पता लगा लेते हैं कि प्लेन में जिस पैसेंजर को मारा गया है वो कौन है। उस लड़की को अभी अभी स्पीच थेरेपिस्ट की नौकरी मिली थी। फिर डेरियस कहती है कि इस तरह की और मौतों से अच्छा है हम उन्हें जाने दें। होम सेक्रेटरी कहता है कि पहले प्लेन को तो सही सलामत आ जाने दो। तभी अगले सीन में हम एडगर को देखते हैं। वो ट्रैफिक जाम में फंस गया था। फिर वो डेनियल को फोन करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ प्लेन के उतरने तक तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे, इसीलिए तुम लोगों ने सड़क जाम करवा दी। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं उनसे एक और मृत यात्री की फोटो भेजने की रिक्वेस्ट करता हूँ। डेनियल कहता है निर्दोष लोगों को मारना बंद करो, इस जाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सैम का बेटा एक टेलीफोन लेकर नीचे आता है क्योंकि उसका मोबाइल क्लीनर्स के पास पड़ा हुआ था। फिर वो स्टोर में जाकर चुपके से उसे कनेक्ट करता है और पुलिस को हेल्प भेजने के लिए कहता है। प्लेन में सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसको जो भी मिल रहा था हथियार के रूप में यूज करना चाहता था। एक पैसेंजर अपना हेडफोन निकाल लेता है। शेख के भतीजे भी अपनी कैंची निकालते हैं जिससे उन्होंने लेविस को मारा था। लेडीज अपनी हेयर पिन को अपना हथियार बना लेती है, बस जरूरत थी तो एक इशारे की। उधर डेनियल जहरा से बात करता है कि तुम ट्रैफिक जाम करके ये क्या बेवकूफी कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि ये हमने नहीं किया। फिर वे ड्रोन की सहायता से देखते हैं एडगर ने अपना रास्ता बदल लिया था। अब कार उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी। फिर वे मैप में देखकर अनुमान लगाते हैं कि वे लोग फर्न हिल की तरफ जा रहे थे और हो सकता है कि वहां पर कोई विमान उनका वेट कर रहा हो। फिर एलिस कहती है कि पता लगाओ उनके 25 मील आसपास तक कोई और विमान है या नहीं। पूरी टीम इस काम में जुट जाती है। अब एडगर फिर से उसी रोड पर चढ़ जाता है जिस रोड पर जाम लगा था। फिर वो डेनियल को फोन करके कहता है तुम्हारे कारण मुझे परेशानी हुई, मैं प्लेन में एक और फोटो भेजने के लिए कहता हूँ। अब तक लगभग पूरे प्लेन में ही वो मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब सब लोग सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन जेडन एक औरत को वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर पूछता है कि किसने किया ये। उनका शोर सुनकर जेमी वहां पर जाती है और जब वो उसे देखती है तो उसे लाकर स्टुअर्ट को दिखाती है। फिर स्टुअर्ट हुगो को कहता है कि तुम्हारा पेन कहाँ है। वो कहता है ये मैंने नहीं किया। फिर स्टुअर्ट उसे फोन में आया हुआ मैसेज दिखाता है जिसमें एक और लाश की फोटो भेजने के लिए कहा गया था। फिर वो कहता है आओ बेटा अगला नंबर तुम्हारा ही है, लेकिन सैम खड़ा होकर कहता है कि ये इसने नहीं मैंने किया है, तुम मुझे मार दो। दूसरी तरफ कॉलिंगवुड हाउस में वे पता लगा लेते हैं कि उन लोगों ने फर्न हिल में किसी से एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया है। उस प्लेन की दक्षिण अफ्रीका तक जाने की क्षमता है। डेरियस कहती है वे ऐसे देश में जाएंगे जिस देश की हमारे साथ मित्रता ना हो। फिर होम सेक्रेटरी कहता है कि वे कहीं नहीं जाएंगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई समझौता नहीं होगा। डेरियस कहती है कि ठंडे दिमाग से काम लो, उन्होंने एक लेडी को मार दिया है जो मंडे से अपना नया काम शुरू करने वाली थी, अब अगली बारी किसकी होगी। प्लेन में स्टुअर्ट सैम को मारने ही वाला था, तभी डिविया कहती है कि इसने आपके भाई की जान बचाई थी। स्टुअर्ट कहता है कि इसे नहीं तो किसको मारूं, कौन मरना चाहता है, या तो तुम खुद मुझे बता दो या मुझे ही किसी को चुनना होगा। उधर वे एडगर की कार को निरंतर ट्रैक कर रहे थे। उस प्राइवेट हवाई अड्डे पर भी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए थे। अब प्लेन हाईजैक की न्यूज टीवी पर भी आ गई थी। इस न्यूज को देखकर कॉलिंगवुड हाउस में मौजूद सब लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन इतने में उनकी भेजी हुई टीम एडगर और उसके साथी को दोबारा से पकड़ लेती है। लेकिन जहरा गौर करती है कि ये वे दोनों नहीं है। अगर ये एडगर और जॉन नहीं है तो वे कहाँ है। दरअसल एडगर और जॉन जंगल में ही उतर गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक कार का इंतजाम कर लिया था और कार के ड्राइवर्स को अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट पर भेज दिया था। प्लेन में स्टुअर्ट एक लेडी को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे मारने वाला था। तभी सैम उनकी तरफ भाग कर आता है और स्टुअर्ट पर हमला कर देता है। इस दौरान एक लेडी उठकर बाथरूम में जाती है और अपने बैग में से अपनी गन निकाल लेती है। पीछे वाले एरिया में एक आदमी पोली बैग लेकर मार्कस का दम घोट देता है। फिर वो बुढ़िया गुस्से में बाहर निकलती है। सब लोगों की नजर उसी पर थी। वो आगे जाती है और कैप्टन का भेजा उड़ा देती है। फिर वो कॉकपिट में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। इसी के साथ सेकंड लास्ट एपिसोड का भी अंत हो जाता है।
लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सैम और स्टुअर्ट आपस में लड़ रहे थे। उसी समय एक लेडी आकर पायलट को मार देती है और खुद कॉकपिट में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। अब आगे वो लेडी कॉकपिट में जाकर ऑटो पायलट ऑफ कर देती है। फिर वो प्लेन की ऊंचाई कम करके उसकी दिशा चेंज कर देती है। कैबिन में सैम स्टुअर्ट से पूछता है वो औरत कौन थी। स्टुअर्ट कहता है मैं नहीं जानता। उस समय सभी पैसेंजर्स अग्रेसिव हुए पड़े थे और हाईजैकर्स को मार रहे थे। तभी डिविया को पायलट के पास जाती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। सैम स्टुअर्ट को कहता है कि तुम सभी पैसेंजर्स को नहीं मार सकते, इसलिए ये गन मुझे दे दो। तभी एक हीरो हीरा लाल मार्कस को चित करके उसकी गन लेकर स्टुअर्ट की तरफ आता है। स्टुअर्ट डर जाता है और अपनी गन सैम को दे देता है। सैम उन सबको कहता है शांत हो जाओ, सिर्फ मेरी गन में ही असली गोलियां हैं। इस समय प्लेन हाईजैक से बाहर है, लेकिन अब हमारे पास एक नई मुसीबत है और समय 1 घंटे से भी कम। अगले सीन में हम देखते हैं कि लंदन एटीसी वाले प्लान करते हैं कि प्लेन हमारी सीमा के अंदर आते ही हम उसके 25 मील चारों तरफ एक घेरा बना लेंगे और हमें लंदन के रास्ते में पड़ने वाले सभी हवाई अड्डों पर रनवे खाली करना होगा। फिर वे किंगडम 29 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाज में सैम जेमी की भी गन ले लेता है और जेमी को कहता है कि कॉकपिट में बैठी लेडी को कहो कि जहाज हम लोगों के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन वो कहती है कि मैं उस लेडी को नहीं जानती, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। कॉकपिट में उस समय लंदन एटीसी से भी कॉल आ रही थी और सैम की तरफ से भी, लेकिन वो बुढ़िया माई किसी का भी जवाब नहीं देती। कोलिंगवुड हाउस में एक ऑफिसर बताता है कि अगर उन्हें 2 अपराधियों को छुड़ाना हो तो वे गवर्नर को भी किडनैप कर सकते थे, प्लेन हाईजैक करने की जरूरत नहीं थी। अब सोचने की बात यह है कि जितनी भी टॉप की मीडिया कंपनी है उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक टुच्चा सा पत्रकार प्लेन के बारे में ट्वीट करता है और किंगडम एयरलाइन के शेयर विमान से भी तेज गति से नीचे गिरने लगते हैं। हालात जितने बदतर होते जाएंगे शेयर प्राइस उतना ही नीचे जाएगा। डारियस कहती है यानी दुर्घटना भी हो सकती है। ऑफिसर कहता है जी बिल्कुल। दूसरी तरफ डेनियल मार्शा को फोन करके कहता है क्या तुम और काई दोनों ठीक हो? वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्शा कहती है कि मेरा बेटा काई सैम के घर गया है और मेरे पास एड्रेस की पुष्टि के लिए किसी कोरियर वाले का फोन आया था। फिर डेनियल अपना काम छोड़कर सैम की तरफ भागता है। उधर प्लेन में सब लोग हाईजैकर्स को बांध देते हैं। फिर वे उस लेडी के बैग की तलाशी लेते हैं। उसमें कोई भी आईडी नहीं थी, लेकिन ये पता लग जाता है कि वो एक माँ है। फिर उसके साथ वाली सीट पर बैठा बंदा कहता है उसका नाम अमेंडा है। फिर सैम अमेंडा को फोन करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर फोन को उखाड़ देती है। उधर एलिस कोलिंगवुड हाउस में कॉल करके बताती है कि विमान ने अपनी दिशा बदल ली है, अब वो मिडल लंदन की तरफ जा रहा है। तभी वहाँ एक लेडी आकर बताती है कि अगर वो भूल कर भी वहाँ क्रैश करने की सोचेगी तो उनको जेट से हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम के घर पर क्लीनर टीवी देख रहे थे। तभी उस घर की बेल बजती है। एक क्लीनर जाकर दरवाजा खोलता है। वहाँ पर पुलिस आई थी। वे कंफर्म करते हैं कि यहाँ से हमें कॉल आई है, क्या सब कुछ ठीक है? क्लीनर कहता है अगर आप चाहो तो अंदर आकर देख सकते हो। इतने में दूसरा क्लीनर सैम के बेटे को पकड़ लेता है। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लीनर सैम के बेटे को कहते हैं कोई भी होशियारी की तो समय से पहले मारे जाओगे। उधर होम सेक्रेटरी डेरियस को कहता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वे जो चाहते हैं करने दें या फिर उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। जब वे लोग पानी पर होंगे हम उन्हें मार गिराएंगे। अब फैसला हमें ही लेना है। प्लेन में डिविया आकर पूछती है कि सभी यात्री अपना फोन मांग रहे हैं, फोन कहाँ है? लेकिन स्टुअर्ट कहता है किसी को भी फोन मत देना, क्योंकि वे अपने परिवार को फोन करके सब कुछ बता देंगे कि हमें पता नहीं प्लेन कौन उड़ा रहा है। जैसे ही ये बात फैली जेट हमें मार गिराएंगे। फोन वाले कैरी बैग में से एक फोन पर रिंग आ रही थी और वो फोन एटीसी लंदन से आया था। उस फोन को सैम उठाता है। एलिस पूछती है हमें प्लेन के हालातों के बारे में बताओ। सैम पहले तो झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एलिस कहती है कि ऐसे हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो वो उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। फिर जेट का पायलट किंगडम 29 को वार्निंग देता है, लेकिन बुढ़िया माई कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जेट उन्हें निशाने पर ले लेता है और कहता है कि विमान मिडिल लंदन की तरफ आ रहा है। तभी कोलिंगवुड हाउस में प्रधानमंत्री का फोन आता है। फोन को डारियस अटेंड करती है। वो कहती है अगर जरूरत पड़ी तो हम शहर खाली करवा लेंगे, लेकिन अपने ही लोगों की जान नहीं लेंगे। आपको एकदम सही सलाह दी जा रही है। अगर कुछ भी बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। फिर वे ऑपरेशन रद्द करने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर जेट को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर एलिस सैम को बताती है कि जेट द्वारा आपके प्लेन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन एडगर को कहता है हमें अमेंडा की बात का जवाब देना होगा, लेकिन एडगर कहता है कि जैसे जैसे शेयर गिर रहा है हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इसलिए हमें और वेट करना है। दूसरी तरफ डेनियल काई के फोन पर कॉल करता है और पूछता है बेटा तुम कहाँ हो? काई गन के डर से उसे कहता है कि आज मैं सुबह जिस बाइक पर घर से निकला था उसी बाइक को तेजी से चलाकर घर की तरफ आ रहा हूँ। डेनियल कहता है ठीक है बेटा, ध्यान से आना। अब डेनियल समझ गया था क्योंकि काई आज सुबह पैदल ही गया था।
उधर प्लेन में सभी को उनके फोन वापस कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर किसी के पास गलत फोन आ जाए तो उसके सही मालिक तक पहुंचा देना। एलिस सैम को कहती है कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कॉकपिट के अंदर घुसना, क्योंकि जिस रास्ते पर प्लेन जा रहा है वहाँ एयरपोर्ट आने से पहले विमान का तेल खत्म हो जाएगा। इतने में वहाँ पर एलेक आ जाता है। वो कहता है जरूर अमेंडा का परिवार उन लोगों के कब्जे में होगा, क्योंकि मेरा परिवार भी उनके कब्जे में है। उन्होंने मुझे यहाँ पर गन लाने के लिए मजबूर किया था। सैम पूछता है तुम हो कौन? एलेक कहता है कि मैं वो ट्रेडर हूँ जिसने ये सौदा करवाया था। दूसरी तरफ एडगर लालची हुआ पड़ा था और वो अपने पार्टनर जॉन की बात नहीं सुन रहा था। वो जॉन को कहता है कि हमें प्लेन को क्रैश करवाना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग समझ गए कि प्लेन किसने हाईजैक करवाया तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना गैस किया हुआ नाम जरूर लिखें। तभी जॉन वहाँ पर खड़े अपने आदमी को कहता है प्लान में बदलाव हुआ है। फिर वो आदमी जाकर एडगर का भेजा उड़ा देता है। फिर जॉन डेवलिन के पास फोन करके सौदा करने के लिए कहता है। एलेक कहता है कि अब तक तो ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वे क्या चाहते हैं। कॉकपिट में अमेंडा भी उनके आदेश का इंतजार कर रही थी। सभी पैसेंजर्स अपने घर वालों से बात कर रहे थे, क्योंकि ये उन सब की आखिरी कॉल भी हो सकती थी। जब हुगो अपने पास रखा हुआ फोन ऑन करता है तो देखता है कि वो अमेंडा का फोन है, जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फोटो लगी थी। उधर डैनियल सैम के फ्लैट तक पहुंच जाता है। वो वहाँ पर खड़े हुए आदमी से पूछता है क्या तुमने 30 नंबर फ्लैट में किसी को जाते हुए देखा है? वो बताता है कि पहले 18 साल का लड़का वहाँ गया था और बाद में 2 सफाई कर्मी। इतने में जहरा का फोन आता है। वो कहती है मुझे इन सब के पीछे सैम का हाथ लग रहा है, क्योंकि एक लौता वही है जिसने अब तक हमारे साथ कांटेक्ट किया है। लेकिन डेनियल कहता है नहीं, उसका खुद का बेटा किडनैप हो चुका है, मुझे यहाँ पर और पुलिस वाले चाहिए। उधर सैम अमेंडा से लिखकर पूछता है कि किडनैपर्स तुमसे क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ कॉलिंगवुड हाउस में वे पता लगा लेते हैं कि अमेंडा पहले नौसेना में विमान सलाहकार थी। एलेक्स बताती है कि प्लेन काफी नीचे उड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर। प्लेन में सब लोग कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अमेंडा का फोन आता है। वो सैम को रोते रोते कह रही थी कि मैंने अभी अभी एक खून किया है। सैम कहता है तुम्हारी बेटी उनके कब्जे में है, मैंने ठीक कहा ना? फिर सैम यात्रियों को कहता है कि शांत हो जाओ, अब मैं वो करूंगा जो मेरा पेशा है, यानी सौदेबाजी। मैं लोगों को वो करने के लिए राजी कर लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर वो अमेंडा को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, क्या तुम बताओगी यहाँ क्या होने वाला है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वे सब अपनी अपनी फैमिली को फोन करके अलविदा कह सकें। क्या तुम्हें पता है उन लोगों को पैसा मिल जाने के बाद वे क्या करेंगे? अमेंडा कहती है वे मुझे प्लेन नीचे उतारने के लिए मैसेज करेंगे। अगर उनका मैसेज ना आया तो मैं लंदन के बीचों बीच प्लेन को क्रैश करवा दूंगी। फिर सैम कहता है मैं इस समय मेन हाईजैकर के सामने बैठा हूँ, उसने मुझे बताया है कि प्लेन का चाहे जो भी हो, अपना काम हो जाने के बाद वे तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे, क्योंकि वे कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी बेटी के साथ साथ 200 लोगों की जान लेना चाहती हो या फिर बाकी सभी की जान बचा लेना चाहती हो? फिर अमेंडा कॉकपिट का दरवाजा खोल देती है और सैम वहाँ से अंदर चला जाता है। उधर क्लीनर गाय को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर अलार्म बजता है। जब वे दरवाजा खोल के देखते हैं तो बाहर डैनियल खड़ा था। वो कहता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, हम सभी घर खाली करवा रहे हैं, आप अपनी टीम से कहिए कि वे घर से बाहर आ जाएं। फिर वो अपने साथी को कहता है कि हमें नीचे जाना होगा। इतने में वहाँ पर आर्म्ड फोर्स आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। फाइनली डेनियल ने समय पर आकर गाय की जान बचा ली थी। उधर सैम एलिस को फोन करता है और कहता है कि मैं कॉकपिट में हूँ, हम विमान को नीचे उतारना चाहते हैं। एलिस पूछती है फ्यूल कितना है? अमेंडा कहती है कि खत्म होने वाला है। फिर सैम कहता है सब लोग सुनो, अमेंडा डरी हुई है क्योंकि उसने पायलट को मार दिया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है। क्या आप लोग आश्वासन देंगे कि नीचे उतरते ही उसे जेल में नहीं भेजा जाएगा? होम सेक्रेटरी कहता है कि अमेंडा पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, ये फैसला मेरे अधीन है। फिर अमेंडा अनाउंस करती है कि सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें, हम नीचे उतर रहे हैं। एलेक्स कहती है कि तुम्हें जहाज को टर्न करना होगा, यहाँ 5 किलोमीटर लंबा एक रनवे है, लेकिन अमेंडा कहती है कि इतना लंबा रनवे काफी नहीं है। एलेक्स कहती है तुम्हारे पास बस यही आखिरी मौका है। फिर वो एकदम शार्प टर्न लेती है, उन्हें रनवे दिख जाता है। डिविया कहती है कि सब लोग अपनी गर्दन को दोनों हाथों से नीचे दबाकर रखें क्योंकि विमान को तेज झटका लगने वाला है। फिर फाइनली प्लेन जमीन पर उतर जाता है, लेकिन प्लेन को बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एटीसी का सैम के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। फिर सब लोग अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सेफ हों। अब जहाज के पास बचाव टीम पहुंच गई थी। फिर सैम एलिस को कहता है कि हम सब ठीक हैं,
सब लोग इस बात की खुशी मनाते हैं। डिविया प्लेन का दरवाजा खोलती है और सब लोगों को कहती है सामान यहीं पर छोड़ दो और नीचे उतरो। अमेंडा सैम का शुक्रिया अदा करती है। प्लेन से उतरने वाले सभी यात्रियों की तलाशी ली जाती है। अब अमेंडा घर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को छोड़कर वे लोग चले गए हैं। नीचे उतरते समय नाओमी सैम का फोन उसे वापस कर देती है। प्लेन से सब लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उधर सैम का बेटा काई भी डैनियल को दिल से शुक्रिया कहता है। तभी सैम अपनी वाइफ के लिए लाई हुई ज्वेलरी वापस लेने के लिए प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि प्लेन में पहले से ही स्टुअर्ट मौजूद था और उसके पास अब 2 गन थी। वो सैम को कहता है कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है। सैम अपनी वाइफ के पास आई एम सॉरी का मैसेज भेजता है। स्टुअर्ट जहाज की खिड़कियां बंद करने लगता है। फिर सैम अपनी वाइफ को एक और मैसेज भेजता है, कॉल मी, और अपने फोन को कैबिन में रख देता है। जब उसकी वाइफ कॉल करती है तो स्टुअर्ट का ध्यान भटक जाता है। इतने में सैम उसको धक्का देता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर बचाव दल पहुंच जाता है और स्टुअर्ट को गन पॉइंट पर ले लेता है। सैम सेफली वहां से बाहर आ जाता है और फाइनली इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। प्लेन हाईजैक के पीछे के मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ नहीं आए थे, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो बारी आएगी। दोस्तों, अगर ये वेब सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।